हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। और इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड जो वीडियो किए हैं उसमें बात किए हैं बैक वीडियो मोल कंसेप्ट के बारे में, और मोल के बारे में बताए थे कि मोल क्या चीज़ होता है। फिर से एक बार बता रहे हैं हम मोल के बारे में। मोल जो होता है वह पदार्थ की मात्रा की मापने की एक इकाई है। मोल जो क्या है जी, पदार्थ के मात्रा के मापने की इकाई है। जिस तरह अगर हम कोई भी द्रव पदार्थ लेते हैं तो द्रव पदार्थ को हम लीटर में मापते हैं ना, उसी तरह और कोई हम ठोस वस्तु लेते हैं तो ठोस वस्तु को केजी में मेजर करते हैं या मापते हैं। तो उसी प्रकार से मोल भी जो होता है, मोल या यूनिट है, पदार्थ की मापने की इकाई है। पदार्थ की मापने की जो इकाई होता है, यूनिट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है, ये मोल जो होता है 3 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बात? पहला तो हम कहेंगे कि मोल जो है पदार्थ की मापने की क्या है जी, इकाई है, यानी पदार्थ की मात्रा की इकाई है। दूसरा बात हम कह सकते हैं कि पदार्थ एक निश्चित संख्या को रिप्रेजेंट करता है, एक निश्चित संख्या। ये निश्चित संख्या क्या होता है? जैसे हम बताए थे 1 दर्जन। 1 दर्जन अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी चीज, तो उसकी संख्या जो होती है 12 होती है। 12 संख्या को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। उसी तरह 1 मोल अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, 1 दर्जन केला, 1 दर्जन सेब, 1 दर्जन कुछ भी लेते हैं, 1 दर्जन हाइड्रोजन लेते हैं, चाहे कुछ भी लेते हैं, उसकी संख्या क्या होगी जी, 12 होगा। ठीक है ना? उसी तरह मोल भी होता है। अगर 1 मोल की अगर हम बात करें, 1 मोल की जो मान होता है, 1 मोल की मान होता है 6.022 × 10⁻23। 1 मोल का इतना वैल्यू होता है। अगर 1 मोल अगर हम केले की बात करें तो समझ जाएंगे कि कितना केला होगा। ये बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा। यानी 1 मोल अगर हम मान लेते हैं, केला की बात करते हैं, 1 मोल केला या कुछ भी ले सकते हैं, इसकी वैल्यू कितना होगा जी, 6.022 × 10⁻23। इसको गुणा करेंगे हम तो होगा तो आपका 622 × 23 को 0 बैठाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 23 जीरो है। लेकिन हम इसको गणना नहीं कर सकते हैं। इसको गणना करने में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी। समझ जाएंगे कि मोल का 1 मोल बराबर कितना वैल्यू होता है। 1 मोल केला लेते हैं तो केलों की संख्या क्या होगा। लेकिन यह जो मोल जो होता है, साइंस के रूप में अगर हम बात करें केमिस्ट्री के में, तो केमिस्ट्री में इसकी वैल्यू बहुत छोटी सी मात्रा की तरह होता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम 1 मोल कोई चीज जल लेते हैं, क्या लेते हैं जी, जल की बात करते हैं, H2O। तो 1 मोल H2O की बात करेंगे तो 1 मोल H2O एक प्याले में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो जल होते हैं और जल के जो अणु होते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। 1 मोल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी अपने आप में एक बहुत छोटा सा वैल्यू है। क्योंकि इसके जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है वो एक छोटे छोटे अणु और परमाणुओं के मिलने से बनता है। ठीक है ना? जिसको हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में इसकी वैल्यू एकदम बहुत छोटा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर यही कोई दूसरी चीज़ को लेते हैं, कोई दूसरी वस्तु को लेते हैं हम, 1 मोल और कोई दूसरी वस्तु को लेते हैं जिसको हम गणना नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, भंडार हो जाएगा अपने आप को। ठीक है ना? तो हम मोल के बारे में बता रहे थे कि मोल, 1 मोल बराबर इतना है। इतना बात को हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा। 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। ओके, मोल जो होता है 3 चीज़ों से संबंध रखता है। कौन कौन? तीसरी बात है कि मोल जो होता है 3 चीज़ों से संबंध रखता है। पहला कि जो पदार्थ अगर लेंगे उस पदार्थ का द्रव्यमान क्या है। दूसरी बात, उस पदार्थ में कणों की संख्या कितनी है, यानी कितने कणों से मिलकर वो पदार्थ बना है। तीसरी बात,
अगर कोई पदार्थ हो गैस अवस्था में हो तो मोल जो है उस पदार्थ के आयतन से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? आयतन से, वॉल्यूम से। हम लिख सकते हैं कि मोल जो होता है 3 चीज़ों से संबंध रखता है। वो 3 चीज़ क्या क्या है जी? 3। पहला जो है मास है। क्या है जी? मास। मास को बोलते हैं द्रव्यमान, यानी पदार्थ के द्रव्यमान से संबंध रखता है कौन? मास। ऐसे पदार्थ के मोल जो होता है पदार्थ के द्रव्यमान से संबंध रखता है, और मोल जो होता है पदार्थ के कणों से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? कि कोई भी पदार्थ जो है कितने कणों के मिलने से बनता है। तो हम दूसरा लिखेंगे, पदार्थ जो होता है, पदार्थ पदार्थ की कणों की संख्या, कणों की संख्या। तीसरा जो होता है आयतन से संबंध रखता है। किससे जी? आयतन, इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ से। ध्यान देंगे हम मोल और द्रव्यमान में क्या संबंध है। मोल जो होता है, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो अगर मोल और द्रव्यमान की अगर हम संबंध की बात करेंगे तो एन बराबर हो जाएगा हमारा W/m। ओके। और कणों के साथ संबंध की बात करते हैं मोल और पदार्थ की कणों के साथ, तो हो जाएगा n बराबर N0/Na। N0 को बोलते हैं पदार्थ की कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। ओके। Na को बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। बात करेंगे इसको, एवोगाड्रो संख्या क्या होती है। ओके। आयतन के साथ संबंध की बात करते हैं तो होता है V/22.4 लीटर इन लीटर NTP एट NTP। ये भी बताएंगे कि NTP क्या होता है। NTP को बोलते हैं नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP का फुल फॉर्म होता है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मास और मोल, किसकी बात कर रहे हैं? मास और मोल। मोल यानी मोल और द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। इसके बीच क्या संबंध? यहाँ पर लिखिए N = W/n, यानी N बराबर होता है W/m। m जो है, m पदार्थ के मोलिक्यूल के, पदार्थ के जो कण होते हैं मोलिक्यूल, अगर एटम की बात करते हैं तो उसके एटॉमिक मास होगा। एटम की बात करेंगे तो क्या होगा? m = एटॉमिक मास। अगर हम अणु की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पदार्थ के अणुओं की बात करते हैं, तो m बराबर होगा मोलेकुलर मास। क्या होगा जी? मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास को हम मोलर मास भी बोलते हैं। तो m जो है, और पदार्थ की कणों की हम बात करते हैं, और मान लेते हैं कि वह क्या है? अगर एटम है, क्या है जी? एटम है। एटम की अगर बात करेंगे तो m जो होगा एटॉमिक मास होगा। क्या होगा? एटॉमिक मास। क्योंकि हम पढ़े हैं कि एटॉमिक मास को A से सूचित करते हैं, लेकिन हम एटॉमिक मास को यहाँ पर किससे सूचित करेंगे? M से सूचित करेंगे। एटॉमिक मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। ओके। अगर हम मोलिक्यूल की बात करते हैं, मोलिकुलर के, मोलेकुलर अणुओं की बात करते हैं, तो अणुओं के लिए लिखा जाता है m को मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास इसको बोलते हैं हम अणु भार। अणु भार या मोलर मास भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? मोलर द्रव्यमान। इसको मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं।
मोलर द्रव्यमान, मोलर मास भी इसको बोलते हैं। तो और ये W क्या चीज होता है? W जो होता है पदार्थ की क्या है जी, वेट है। कोई भी पदार्थ लेते हैं वो उसका वेट को प्रदर्शित करता है, कौन सा? W। जैसे हम यहाँ पर लिए हैं सोडियम, सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है ना, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है? 11 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। और इसका मास जो होता है कितना होता है? 23 होता है। अगर मान लो कह रहे हैं कि 100 ग्राम सोडियम है, 100 ग्राम सोडियम है, उसका क्या ज्ञात करना है? मोलों की संख्या ज्ञात करना है। 100 ग्राम सोडियम की मोलों की संख्या क्या होगी? 100 ग्राम सोडियम है, क्या है जी? मान लेते हैं 100 ग्राम सोडियम है, तो पूछ दिया कि इसकी मोलों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। उसका सब हम मूल कंसेप्ट लिख कर पूरा एकदम लाइन बाई लाइन बताए हैं। तो 100 ग्राम की हम बात करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, 100 ग्राम सोडियम कैल्शियम की, यह जो 100 ग्राम होता है ये इसका वेट को प्रदर्शित करता है। किसको? कि सोडियम का वेट कितना है? 100 ग्राम। यह मोलिकुलर इसका मास है। सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है कितना होता है जी? अभी लिखे थे 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। तो यहाँ पर हम 100 रख देंगे। 100 ग्राम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम का वेट हो गया आपका 100, और m जो होता है एटॉमिक मास है। क्या है? एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का? 23। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे जी, m की जगह पर 23 लिख सकते हैं। तो 100 में 23 से भाग करेंगे तो हमको पता चल जाएगी कि सोडियम में, यानी 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितना होगी। कैसे पता चलेगा? अगर कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से फिर से एक बार समझेंगे कि 100 ग्राम सोडियम Na, 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या किसकी जी? मोलों की संख्या क्या होगी? 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो बात, सोडियम कितना है? सोडियम का वेट कितना है जी? 100 ग्राम है। कितना है जी? 100 ग्राम। अब इसको हम m ज्ञात करेंगे तभी तो n निकलेगा। n क्या है? मोल है। मोल ज्ञात करना हमको, तो m ज्ञात करना। m क्या है? एटॉमिक मास है। किसका? एटॉमिक मास कहेंगे या मोलिकुलर मास कहेंगे? जब दो गो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं क्या? एटम लिखते हैं, एटॉमिक मास। अगर ऑक्सीजन के ऊपर 2 अणु की बात करते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं? मोलिकुलर मास लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम सोडियम की एटॉमिक मास की बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान जो होता है कितना होता है? 23 होता है। m का मान कितना होता है? 23 होता है। इसको याद करना पड़ेगा हमको कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, कैल्शियम के कितना होता है, पोटेशियम के कितना होता है, हाइड्रोजन के कितना होता है, सबका याद करना पड़ेगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। हमको ज्ञात क्या करना है? n का मान फाइंड करना है, मोलों की संख्या। तो इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं n बराबर W/m। W क्या है हमारा? W है वेट है किसका? सोडियम का। सोडियम का वेट कितना है? 100 ग्राम। और m कितना है? मोलिकुलर मास, इसका एटॉमिक मास सोडियम का 23 है। तो 100 में 23 से भाग करेंगे, जितना वैल्यू आएगा वो क्या होगा? मोलों की संख्या होगा। यानी 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या होगा कब? जब 100 में 23 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, जितना वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या। यानी 100 ग्राम सोडियम में कितने मोलों की संख्या है, कितने कणों की संख्या है। 100 ग्राम सोडियम कितनी संख्याओं से मिलकर क्या है? बना हुआ है। परमाणु के उसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं, एटम होते हैं, वो कितने हैं कौन बताता है? मोल को, मोल जो होता है रिप्रेजेंट करता है उसको। ओके,
अब हम बात करेंगे मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल की, यानी मोल पदार्थ के कणों के साथ कैसा संबंध रखता है, कैसा संबंध रखता है। तो मोल जो होता है पदार्थ के कणों के साथ कैसा संबंध रखता है, लिखे थे अभी है कि n = n0 बटा na होता है, और n0 को बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं पार्टिकल, और na को बोलते हैं क्या, na को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, क्या बोलते हैं जी, और एवोगाड्रो नंबर की मान होता है na = 6.022 × 10⁻23 होता है। ओके, आइस 23 क्या होता है जी, किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। यानी ये भी हम कह सकते हैं जो एवोगाड्रो 1 मोल बराबर इतना होता है, और एवोगाड्रो संख्या बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है, यानी 1 मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर होता है, यानी एवोगाड्रो नंबर बराबर क्या होता है जी, 1 मोल होता है। ठीक है, Na को किसको, Na जो होता है Na को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पर हम लिख देते हैं n0 को बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या, Na को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ओके, और एवोगाड्रो नंबर की मान जो होता है कितना होता है जी, 6.022 × 10⁻23। इतना वीडियो को नोट करेंगे, जो बोर्ड पर लिखाए हैं इसको नोट करेंगे, या वीडियो देख रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम अभी बात करेंगे कि मोल और आयतन, आयतन में क्या संबंध होता है इसका। ठीक है, ओके, नोट करेंगे पहले। चलिए हम देखेंगे मोल और आयतन, गैस के आयतन के बीच क्या संबंध होता है। अभी लिखे थे हम n = v/, क्या होता है जी, 22.4 लीटर (NTP) है। ये 22.4 होता क्या चीज है, कोई भी अगर हम गैस लेते हैं ना, कोई भी गैस अगर वो 22.4 लीटर है, कोई भी गैस लो, हाइड्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कोई भी अगर गैस की बात करते हैं और वो गैस हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी अगर हम गैस लेते हैं और वो गैस 22.4 लीटर है, तो वह 1 मोल के क्या होता है जी, बराबर होता है। कोई भी गैस हो अगर 22.4 लीटर है, 22 पॉइंट कितना है जी, कोई भी गैस है अगर वो 22.4 लीटर है तो उसका वैल्यू जो होता है कितने मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ बात करेंगे 3 बीकर ले रहे हैं, ऐसे 3 बीकर लेते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, यह जो 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होता है, किस पर होता है, एनटीपी पर होता है। एनटीपी नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कोई भी अगर हम गैस की बात करेंगे, कोई भी गैस की बात करेंगे, अगर वो गैस 22.4 लीटर है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 मोल होती है। कब, किस पर, एनटीपी पर, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। कोई भी गैस की अगर हम बात करते हैं, किस पर, एनटीपी पर, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, अगर हम 22.4 लीटर कोई भी गैस लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 मोल के बराबर होता है। इस बीकर में हम लिए हैं हाइड्रोजन गैस, ये तीनों बीकर आपस में क्या है, समान है, तीनों बर्तन। इसमें लिए हैं नाइट्रोजन गैस और इसमें लिए हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगर इसका प्रेशर, इसका भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर इसकी हम वैल्यू की बात करते हैं, सॉरी वॉल्यूम की, आयतन की, अगर इसका ये 2 लीटर है, 2 लीटर है, ये भी 2 लीटर है, ये भी 2 लीटर है,
और इसकी टेम्परेचर की बात करें, इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। तो जब तीन गैस है और तीनों का आयतन समान है और प्रेशर भी समान है, वॉल्यूम भी क्या है इसका समान है, टेम्परेचर भी समान है, तो तीनों गैस एक मोल के क्या होगा जी बराबर होगा। ये भी एक मोल के बराबर होगा, ये भी एक मोल के, ये भी एक मोल के बराबर होता है। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी हम गैस लेते हैं एनटीपी पर, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, अगर वो नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस 22.4 लीटर है तो वह गैस जो होता है एक मोल के क्या होता है बराबर होता है। इसको हमेशा अपने दिमाग में नोट करके रखेंगे, ठीक है ना। बार बार इसको समझेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर गैस की बात करते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस की बात करते हैं, वह गैस एनटीपी पर नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर है तो वह एक मोल के बराबर होता है, ठीक है। लिखे थे N इक्वल टू W/M, लिखे थे N इक्वल टू N0/NA, N इक्वल टू लिखे थे V/22.4 इन लीटर एट एनटीपी। अगर हम मोलों की संख्या 1 ले लेते हैं, n बराबर क्या लेते हैं जी 1 लेते हैं, मोलों की संख्या 1 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या इसके साथ संबंध होगा वेट और मॉलिक्यूलर मास के में, यहाँ पर देखेंगे संबंध में इसका। तो यहाँ पर अगर n की जगह पर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा W क्या जी m, यानी W इक्वल टू m होगा। इससे हमको क्या संदेश मिलता है, क्या समझ में आता है? इससे संदेश यही मिलता है कि अगर हम मोलों की संख्या 1 रखते हैं तो जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, पदार्थ कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसके द्रव्यमान के क्या होगा बराबर होगा। एक मोल अगर हम की बात करते हैं तो उस पदार्थ का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, एटॉमिक मास होगा, वह उस पदार्थ के द्रव्यमान के क्या होगा जी बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसी भी पदार्थ के अणु भार या परमाणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान 1 मोल होता है। ध्यान से समझेंगे परिभाषा को। लेकिन किसी पदार्थ के अणु भार या परमाणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान क्या होता है 1 मोल होता है। अगर मोलिकुलर मास जो होता है किसके बराबर होता है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, वेट के बराबर होता है, तो जब मोलों की संख्या 1 होगा तब। अगर हम यहाँ कैल्शियम का यहाँ पर बात करते हैं, लिए CaCO3, यह कैल्शियम कार्बोनेट है। अपने मार्कर को ही मान लेते हैं क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के है, सपोज कुछ समय के लिए एक कैल्शियम कार्बोनेट के बना हुआ है जिसकी वेट है कितना जी 100 ग्राम, जिसकी वेट क्या है 100 ग्राम है। तो इसमें अगर हमको फाइंड करना है कि मोलों की संख्या क्या होगी तो कैसे फाइंड करेंगे? इसका वेट तुमको पता है कितना है 100 ग्राम, हमको बात पता करना है कि इसमें मोलों की संख्या क्या होगी, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो पदार्थ के साथ जब मोल का जब संबंध होता है तो M इक्वल टू W क्या होता है M होता है। तो M को पहले हम फाइंड करेंगे ना जी, M को फाइंड कहाँ से करेंगे,
इससे फाइंड करेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि अभी बोले हैं आप लोगों से कि सपोज डेट कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है तो इसका हम क्या ज्ञात करेंगे जी, आणविक द्रव्यमान ज्ञात, अणु भार ज्ञात करेंगे कि नहीं, अणु भार कैसे ज्ञात करेंगे, m का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, 3 तत्व है यहाँ पर, कितने तत्व है जी, 3, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कैल्शियम, कार्बन और क्या ऑक्सीजन। तो कैल्शियम का जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, कितना होता है, 40 होता है, प्लस कार्बन की कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन में कितना होता है, 16 होता है, और यहाँ 3 अणु है तो 16 में 3 से गुणा कर देंगे, कितना होगा, 48, इसको तीनों को ऐड करेंगे, कितना होगा, मोलिकुलर मास इसका 100 होगा, यानी हमको m का भी वैल्यू क्या हो गया, निकल गया, m बराबर में कितना, 100। तो जब m का मान निकल गया, w का मान निकल गया, तो हम n का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं ना जी, निकाल सकते हैं कि नहीं, w का मान कितना, 100, ये भी कितना, 100 कट गया तो कितना हो गया, 1 मोल हुआ कि नहीं। यानी कोई भी पदार्थ हो, इस समय यह कर सकते हैं, कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का अणु भार उस पदार्थ के द्रव्यमान के अगर बराबर है, कोई भी पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, उस पदार्थ का अणु भार मोलिकुलर मास उस पदार्थ के क्या है जी, द्रव्यमान के बराबर है, तो वह 1 मोल के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी आप बोले हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार कितना है, 100 है, और इसकी द्रव्यमान हम कितना बताए थे कि मान लेते हैं इस मार्कर का वेट कितना है, 100। तो जब इसका अणु भार इसके बराबर हो जाएगा, जब इसका अणु भार इसके क्या होगा जी, बराबर हो जाएगा, यानी जब m इसके बराबर हो जाएगा तो मोलों की मान कितना होगा जी, n बराबर 1 होगा। वही परिभाषा लिखेंगे, किसी पदार्थ के अणु भार परमाणु भार के बराबर, अणु भार परमाणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान 1 मोल होता है। जब मोलिकुलर मास उस पदार्थ के वेट के बराबर हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा, 1 मोल होगा। इसको नोट करेंगे, अगर नोट करना चाहते हैं तो। अब इसकी बात करेंगे हम, n = n0/Na, ओके। देखिए अब अगर हम मान लेते हैं n = चूंकि यहाँ पर अगर मान लेते हैं n की वैल्यू कितना है, 1 है, n की वैल्यू क्या है जी, 1 है, तो सेम यही कंडीशन होगा, 1 = n0 बटा क्या होगा, Na, यानी n0 क्या होगा, Na। n क्या है, एवोगाड्रो नंबर के मान कितना होता है जी, 6.022 × 10⁻23 इससे क्या हमको समझ में आता है, इससे यह समझ में आता है कि पदार्थ के कोणों की संख्या कितना होता है, इसमें उसके एवोगाड्रो संख्या क्या होता है, बराबर होता है। जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ 1 मोल हो तो 1 मोल हो तो उस पदार्थ में कणों की संख्या उस पदार्थ में कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 होगा। तब
जब कोई पदार्थ 1 मोल हो, जब कोई पदार्थ क्या हो 1 मोल हो, तो उस पदार्थ में कणों की संख्या N0 किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल को। तो उस पदार्थ में कणों की संख्या N0 बराबर क्या होगा जी 6.022 गुणा 10 के पावर 23, क्योंकि Na जो है 11 नंबर है, 11 नंबर के मान कितना होता है, इतना होता है। तो वही परिभाषा लिखे हैं कि जब कोई पदार्थ 1 मोल हो तो उस पदार्थ में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे कितने होंगे 6.022 गुणा 10 के पावर 23। नोट करेंगे इसको। देखेंगे हमको इससे मोल से 3 फॉर्मूला हमसे क्या हुआ प्राप्त हुआ। पहला क्या प्राप्त हुआ, N = W/m। दूसरा क्या प्राप्त हुआ हमको, N = नंबर ऑफ पार्टिकल बटा 11 नंबर। तीसरा क्या मिला जी, N = V/22/4 इन लीटर एट NTP। इसको तीनों को नोट करेंगे और याद रखेंगे कि M क्या होता है, W क्या होता है, इसका यूज कब करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि अब इसका यूज आने वाले हैं न्यूमेरिकल में। जितने भी हम क्वेश्चन को हल करेंगे इन्हीं मोल कंसेप्ट में इन्हीं तीनों फॉर्मूलाओं को ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। और हमको इतना ध्यान रखना है कि किसको कौन से फॉर्मूला कब कहाँ यूज करेंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल की बात होगी, पदार्थ की कणों की संख्या की बात होगी, तब इसको यूज करेंगे। और पदार्थ के वेट और उसके मोलिकुलर मास, परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान की बात होगी, तब इसको वेट करेंगे। और कोई पदार्थ गैस है, गैस की बात होगी, तब इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है ना।